उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। प्रश्न में दिया गया तर्क इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समृद्ध वातावरण शैक्षणिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में सुधार ला सकता है। इसका तात्पर्य विकास और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से है। यह सीधे आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण से बहस से संबंधित है, जो इस बात पर चर्चा करता है कि आनुवंशिक कारक मतलब आनुवंशिकता या बाहरी परिस्थितियां पर्यावरण जिस विकास को आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम बचपन में एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और आंतरिक अंतर खो देते हैं। सही है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, ये भी सही है। हम बचपन के एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। यह सही है क्योंकि बचपन एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और बच्चों को एक ही श्रेणी में समूहीकृत करने और महत्वपूर्ण अंतरों को अनदेखा कर दिया जाता है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना, यह भी सही है। बचपन की अवधारणा सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा आकार लेती है और बचपन को जिस तरह माना जाता है वह विभिन्न समाजों से भिन्न होती है। आर्य की व्याख्या करते हैं क्योंकि बचपन एक सामाजिक निर्माण के रूप में समझना एक श्रेणी में के रूप में बचपन और पर चर्चा करते समय इस सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर पर विचार करने महत्व को उजागर करता है। 5 जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है तो सांस्कृतिक उपकरण, गतिविधि उपकरण है, जैविक परिपक्वता है और संतुलीकरण है। गतिविधि पर्यावरण के साथ सक्रिय बातचीत को ज्ञान का निर्माण करने में मदद करती है। जैविक परिपक्वता मस्तिष्क के जैविक रूप से परिपक्व होने के साथ ही संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। संतुलीकरण संज्ञानात्मक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आत्मसात और समायोजन के संतुलन करने की प्रक्रिया है संतुलीकरण। हालांकि सांस्कृतिक उपकरण लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से अधिक जुड़े हैं, जो संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर बल देते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में एक कारक के रूप में सांस्कृतिक उपकरणों का विशेष रूप से प्रस्ताव नहीं दिया है। जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, गलत है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये भी गलत है। जीन पियाजे ने माना कि पर्यावरण के संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव और संतुलन संयोजन से प्रभावित होता है। उन्होंने सीखने को केवल आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है। पारस्परिक मतलब बातचीत का परिणाम है, ये देखते हैं। जबकि सामान्यता विकास के सिद्धांतों में सही है, यह पियाजे के विशिष्ट फोकस के साथ संरेखित नहीं करता। विकास के मामले में विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से बातचीत का परिणाम है, ये सही है, लेकिन जीन पियाजे विशिष्ट फोकस के साथ संरेखित नहीं। पियाजे ने विकास को वर्णित तरीके से आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत के रूप में स्पष्ट रूप से तैयार करने की अपेक्षा पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान निर्माण में बच्चों के साथ सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया है। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे में अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे असंतुलन अनुभव करते हैं और
अनुकूलन का सहारा लेते। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चों ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है तो उनकी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं मतलब स्कीमा में फिट नहीं होते तो वे असंतुलन स्थिति का अनुभव करते हैं। यह असुविधा उन्हें अनुकूलन के माध्यम से संतुलन बहाल करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें दो प्रतिक्रिया समावेशन और समायोजन। मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को एकत्रित करना और समावेशन क्या है? मौजूदा नई जानकारी में शामिल मौजूदा स्कीमा को संशोधित मतलब परिवर्तन करना। जहाँ पियाजे बच्चों को देखते हैं डैश, वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। तो विचारों में सक्रिय हेरफेर वाककर्ता के रूप में विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में जिससे रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो, पियाजे का करना है। और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में वाइगोत्स्की। बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में देखते हैं जो अपने पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क और विचारों में हेरफेर करके रचनात्मक दृष्टिकोण दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। हालांकि उनका सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रियाओं पर कम बल देता है। लेव वाइगोत्स्की भी बच्चों के सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है जो संस्कृति से काफ़ी प्रभावित होता है और भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा मध्यस्थता करती है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के अवस्था के निर्धारण का आधार है व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर चोरी पक्ष में या विपक्ष में व्यक्ति की अनुक्रिया अंतर्निहित तर्क में। एक्सप्लेनेशन। कोलबर्ग ने व्यक्तियों के द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध हेंज दुविधा जैसे नैतिक दुविधाओं का उपयोग किया। व्यक्ति की प्रतिक्रिया के पीछे तर्क। नैतिक विकास के चरण को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण कारक के पीछे का तर्क है, न कि उत्तर स्वयं। कोलबर्ग ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यक्तियों ने अपने निर्णय क्यों लिए, क्योंकि यह उनके नैतिक तर्क को दर्शाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके हैं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सार भाषा, प्रतीकों और सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के अधिग्रहण और महारत में निहित है। ये उपकरण व्यक्तियों को सोचने, संवाद करने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाते हैं। वाइगोत्स्की ने उच्च मानसिक कार्यों के विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर बल दिया, जिससे मनोवैज्ञानिक उपकरण इस प्रक्रिया की मध्यस्थता करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यक भूमिका है अधिक जानकार, जिसे MKO कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने इसका एक्सप्लेन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र में मतलब ZPD उनके कार्यों की श्रेणी के संदर्भित करता है जिन्हें एक शिक्षार्थी अधिक जानकार मतलब अन्य MKO का मार्गदर्शन और समर्थन के साथ कर सकता है, लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। MKO शिक्षक सहकर्मी किसी विशिष्ट क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञता वाले कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति शिक्षार्थी की समझ को मजबूत करने और कार्यों की स्वतंत्र महारत हासिल करने के लिए ZPD के माध्यम से प्रगति करने में उनकी मदद करने में भूमिका निभाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बहुबुद्धि सिद्धांत अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसका देखते हैं।
हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि बुद्धिमत्ता एक सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार शामिल हैं, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीत, शारीरिक, गतिशील, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। इस सिद्धांत पर बल देता है कि वे लोग विभिन्न प्रकार के बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और मानसिक परंपरा और प्राप्त करते हैं, और यह पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है कि बुद्धिमत्ता केवल IQ या शैक्षणिक क्षमता पर आधारित होती है। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर बल देता है। इसका एक्सप्लेन करना पड़ता है। यह छात्रों को सक्रिय सीखने और जुड़ाव पर बल देता है। छात्रों में रुचि और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे कक्षा छात्र केंद्रित हो। प्रत्येक छात्र की गति शैली के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षण भी होना चाहिए शैली के अनुरूप। मानकीकृत पाठ्यक्रम को सख्त से पालन या रटने की अपेक्षा आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान और रचनात्मक विकास करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, सख्त पालन इसका नहीं होना चाहिए, रटने की अपेक्षा रटना नहीं चाहिए। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां प्रायः चुप रहती और कक्षा की चर्चाओं में गैर भागीदारी हो सकती है, ये गलत है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है। मूल्यांकन की प्रकृति होना चाहिए गतिशील और मूल्यांकन का कार्य होना चाहिए प्रामाणिक। मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होने पर केंद्रित होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी के विकास को दर्शाया जा सके, और यह कार्य प्रामाणिक होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लागू कौशल और समझ को मापते हैं। गतिशील मूल्यांकन एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। मार्गदर्शन और सहायता प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी की सुधार अनुकूल क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रामाणिक कार्य वास्तविक दुनिया के सार्थक कार्य है जो व्यावहारिक यथार्थवादी संदर्भों में अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता का आकलन करते हैं। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सही है। निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना निर्धारित प्रदर्शन मानकों से की जाती भी सही है। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यह सही है क्योंकि सीखने के लिए मूल्यांकन प्रारंभिक मूल्यांकन फीडबैक प्रदान करके छात्रों को सीखने को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिसे मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानकीकृत परीक्षण सामान्यतः प्रकृति में योगात्मक होते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए। निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। यह भी सही है क्योंकि मानदंड संदर्भित परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानक या मानदंड के विरुद्ध मापते हैं और दूसरों के प्रदर्शन के विरुद्ध नहीं। कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देती है? तो एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? ये सीमित हो सकता है। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए, ये भी सीमित हो सकता है। स्तनधारियों को अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया जाता है, ये थोड़ा आलोचनात्मक हो सकता है, विश्लेषणात्मक हो सकता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए, ये नहीं होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश पालन नहीं करती है, गलत। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों
को प्रदान करने के समान अवसर पर बल देती है। देखते हैं दोनों कैसे गलत हैं। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। यह गलत है, क्योंकि समावेशी कक्षा को विभेदित निर्देश प्रदान करके विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षक विशेष आवश्यकताओं वाले लोग सहित सभी शिक्षार्थियों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों, रणनीतियों और मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने के समान अवसर पर बनेगी। यह भी गलत है। कैसे, देखते हैं। क्योंकि समावेशन का अर्थ सभी के लिए एक समान व्यवहार नहीं है। इसकी अपेक्षा यह समानता पर ध्यान केंद्रित करता है, इक्विटी जिसे कहते हैं, और जहां छात्रों को सफल होने पर समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन व सहायता दी जाती है। कंप्यूटर इनपुट है। छात्रों के स्पर्श या श्रवण प्रतिक्रिया के उपयोग करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में मदद कर सकता है। ब्रेल एनवाउंसर और प्रदर्शक विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल का उपयोग करके पढ़ने लिखने के लिए डिजाइन किया गया है। वॉक पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से पाठ दृष्टिबाधित छात्रों को भाषण के माध्यम से टेक्स्ट इनपुट करने या डिवाइस को नियंत्रित करने पर अनुमति देता है। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों में समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है, मतलब जिसे ऑटिज्म कहते हैं। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन समर्थन के लिए ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना उचित है। स्वलीनता पीड़ित छात्रों को स्पष्ट और पूर्वानुमानित संचार के लाभ होता है। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का उपयोग करने से उन्हें जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित करने में मदद मिलती है और भ्रम कम होता है। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और दिलचस्पी बनाए रखें। सही है। मीठा काम बनाइए। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों और आलोचनात्मक परीक्षण करके। ये सही है। अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार। बुद्धि आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों को मानकीकृत गलत। छात्रों को जाति पहचान गलत। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका है। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान के संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। रचनावादी शिक्षण में पूर्व ज्ञान शिक्षार्थियों को नई अवधारणाओं को उनके पहले से ज्ञात चीज़ों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मौजूदा समझ के निर्माण में यह प्रक्रिया गहरी समझ को बढ़ावा देती है और शिक्षार्थियों को नई जानकारी को वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़ने में सक्षम बनाती है। प्रक्रिया में बाधा डालने की अपेक्षा पूर्व ज्ञान के आधार पर के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थियों को अर्थ निर्माण और आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करने में मार्गदर्शन करता है। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षकों को छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं? छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करना। एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन मतलब प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ग्रेड प्रदान करेगा तो भी। सभी सीखने कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य उद्देश्यों को निर्धारित करके।
छात्रों को स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व-नियमन कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। सही है। तीसरा, छात्रों को अपने स्वयं की जिम्मेदारी लेने और स्व-नियमन कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक को स्व-निर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायक हो सकते हैं। शिक्षक सीखने की जिम्मेदारी। स्व-निर्देशित शिक्षार्थी अपने लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के तरीके खोजकर अपनी सीखने की प्रक्रिया जिम्मेदारी लेते हैं और शिक्षक स्वतंत्र कार्य और निर्णय लेने का अवसर पैदा करके इसका समर्थन कर सकता है। स्व-नियमन विकसित करना, समय प्रबंधन, योजना, आत्म-मूल्यांकन जैसे कौशल प्रोत्साहित करने के छात्रों अपनी प्रगति की निगरानी करने और आवश्यकता अनुसार रणनीतियों में समायोजित करने में मदद मिलती है। एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता-पिता के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। सही है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चा कैसे और क्या सीखना चाहिए। ये गलत है। समुदाय थोड़ी करेगा। एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका अपनी कक्षा के बेहतर ढंग को समझने के लिए माता-पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। सही है। माता-पिता के साथ नियमित संचार करके शिक्षकों को अपने छात्रों की पृष्ठभूमि, चुनौतियों, आवश्यकताओं को समझाने में मदद करता है, जिससे बेहतर शिक्षण और सीखने को बढ़ावा मिलता है। समुदाय को निर्देश देना चाहिए कि बच्चे को कैसे क्या करना चाहिए। समुदाय ने क्या करना चाहिए, बच्चे को खुद डिसाइड करेगा। शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को कार्यात्मक स्थिरता प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जिसमें अनेक सोच शामिल रहता है, एक सोच नहीं। अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज में और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करता है। ये सही है। यह महसूस करते हुए कि विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रदाय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो रमेश अधिसंज्ञान सीखने की रणनीति का उपयोग कर रहा है। अधिसंज्ञान से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचने और उन्हें विनियमित करने की क्षमता से है। इस मामले में रमेश पहचानता है कि यह ध्यान नहीं दे रहा है और बेहतर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बैठने का फैसला करता है, और यह दर्शाता आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, जिसे अधिसंज्ञान भी कहते हैं। वह अपने ध्यान में कमी से अवगत है। आत्म जागरूकता हुआ। आत्मनियमन, वह अपने बैठने की स्थिति को बदलकर समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाता है। सीखने के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करके समायोजित करने की यह रणनीति अधिसंज्ञान कौशल की एक पहचान है। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा के कारकों पर निर्भर करती है। ये वाला सही है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव, मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। भावनाएं ध्यान, स्मृति, सीखने का निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, हालांकि उनका प्रभाव जटिल है और भावना के प्रकार उसकी तीव्रता के संदर्भ में जैसे कारकों के आधार पर से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सकारात्मक भावनाएं रचनात्मकता को बढ़ा सकती है, जबकि अत्यधिक तनाव ध्यान को खराब कर सकता है। इस प्रकार भावनाओं को और संज्ञान के बीच का संबंध गतिशील और बहुआयामी होता है। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? किसी चीज़ का हटाने या प्रलोभन देकर नहीं,
नकारात्मक पुनर्बलन देके नहीं, इनाम और पुरस्कार देके नहीं, सीखने के आनंद पैदा करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो अंतःक्रिया और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध के बारे में सही कथन है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध गतिशील है, जबकि आंतरिक प्रेरणा आंतरिक संतुष्टि से उत्पन्न होती है, बाह्य प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों के द्वारा संचालित होती है। एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि जब बाहरी पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते या घटाते हैं, तो यह बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे माना जाता है। उदाहरण के लिए, नियंत्रित करने वाले पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकते हैं। उनकी परस्पर क्रिया विभिन्न तरीकों से व्यवहार और सीखने के परिणामों को आकार देती है।